बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हम हैं इस वक्त चैप्टर 1 लेक्चर 2 प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम फॉलो कर रहे हैं बुक सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। व्हाट आर द सोर्सेज आर टाइप्स ऑफ एरर्स इन अप्रोक्सीमेशन, यानी जब भी कोई अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मालूम किया जाएगा उसमें एरर मौजूद होगी। अब वो एरर के सोर्सेज क्या होते हैं? The errors can be categorized into three major categories regarding their sources. Number one है inherent errors. These are unrelated to the numerical methods. This is because of human mistakes or blunders in measurements, modeling errors due to simplification assumptions. जब भी किसी real world scenario का phenomenon का mathematical model बनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इग्नोर करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम अपनी आसानी और सहूलत और ज़रूरत के मुताबिक अपने मॉडल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मतलब है वो जो एक सिंप्लीफाइड मॉडल आएगा वो रियल वर्ल्ड की एक्चुअल सिचुएशन को 100% मॉडल नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब है अब जो मॉडल आया है ये उस रियल सिचुएशन से थोड़ा सा हट गया है, तो लिहाजा अब ये मॉडल ही एरर वाला है, मॉडल ही एक्चुअल नहीं है। अगर हम इसका 100% एक्यूरेट सोल्यूशन निकाल भी लें तो असल में वो उस फिजिकल सिचुएशन का ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा जिसका हमने ये मॉडल बनाया है। डाटा अनसर्टेनिटी, जो डाटा रीड किया जाता है और जो उसकी नेचर होगी वो भी अनसर्टेन है। तो इन तमाम किस्म की एरर्स को, चाहे वो मिस्टेक की वजह से हों, चाहे वो मॉडलिंग की वजह से हों या डाटा की अनसर्टेनिटी की वजह से, हम इन सब को एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं। उससे हम नाम दे देते हैं ग्रॉस एरर्स या इनहेरेंट एरर का। और ये बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड्स की एरर नहीं है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी वो है राउंड ऑफ एरर की और तीसरी कैटेगरी है ट्रंकेशन एरर की। तो हम इस तरह से ये तीन कैटेगरीज बना सकते हैं। राउंड ऑफ एरर्स, अनडिजायर्ड बट हैव टू बी मेड। ये अनडिजायर्ड है ऑब्वियसली, लेकिन हमें करनी पड़ती हैं। और हमसे मुराद क्या है कि जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, ह्यूमन बीइंग हो या कंप्यूटर हो, बल्कि हम कंप्यूटर की ही बात करते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने तो एक लिहाज से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करनी कंप्यूटेशन, अदरवाइज जो मेन काम होना है वो सब का सब कंप्यूटर से ही होना है। तो अब कंप्यूटर भी राउंड ऑफ एरर परफॉर्म करेगा। क्यों? अकर्स ड्यू टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ नंबर्स एज a computer cannot represent certain numbers exactly due to its limitation of ability with respect to size and precision. These kind of errors occurs due to approximation of numbers to limit the level of precision, that is not using the decimal digits after a certain place. These error occurs in certain mathematical manipulations that are highly sensitive to the round of error. ये जो एरर है राउंड ऑफ एरर वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि एक नंबर है, उसके लेट सपोज डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा प्रीसीजन है, उसकी बहुत ज़्यादा डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहेंगे, इवन कंप्यूटर भी कहीं जाके लिमिट पे आ जाएगा। उससे ज़्यादा उसके लिए भी हैंडल करना आसान नहीं है, उसमें कास्ट आएगी, स्पेस लगेगी। और आप जानते हैं एक ही रियल नंबर जो कि इर्रेशनल नंबर हो उसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अगर दुनिया के सारे कंप्यूटर की सारी स्टोरेज मिलकर भी एक रियल नंबर जो कि जिसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है उसको सेव करना चाहें तो नहीं सेव कर सकते, क्योंकि बहरहाल जितने कंप्यूटर्स भी हों, जितनी स्टोरेज भी हो, वो लिमिटेड है। जबकि नंबर जो है वो उसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें इन्फिनाइटली मैनी डिजिट्स हैं। इसके अलावा ये है जो पहली बात थी कि नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इन्फिनाइट नंबर्स हैं। कोई भी तो एक इंटरवल ले लें, 0 से 1 के दरमियान ही ले लें, तो दरमियान में इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स हैं। इसका मतलब है उनकी इन्फिनाइट रिप्रेजेंटेशंस होंगी। लेकिन जब कंप्यूटर कहीं भी किसी नंबर को सेव करने जाएगा, किसी लोकेशन पर भी, किसी भी वर्ड में या मेमोरी सेल में आप कह लीजिए, तो वहाँ पे स्पेस या फॉर्मेट्स या पैटर्न्स या रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड ही रखी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस ऐसी होती हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होती हैं। तीसरी किस्म है ट्रंकेशन एरर की। ये ट्रूली मैथमेटिकल एरर है। ये हम एज ए मैथमेटिशियन इंटेंशनली ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दीज एरर्स अकर ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल
ignoring terms from the Taylor और इन्फानाइट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कि हमने किसी क्वांटिटी के लिए सीरीज लेकर आए हैं, यानी वो सीरीज जो कि इन्फानाइट सीरीज है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैंडल करना नहीं चाहेंगे, हमें पता है कि शुरू की कुछ टर्म्स ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और जो बाद की टर्म्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस कम होती है, तो लिहाजा हम वो शुरू की टर्म्स रखना चाहेंगे। तो इस लिहाज से हम जो टर्म्स इग्नोर करेंगे उससे बहरहाल एक एरर तो आएगी, दैट इज़ द ट्रंकेशन एरर। ये ट्रूली मैथमेटिकल एरर है। इस कोर्स में या इस फील्ड में न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम बात करते हैं ज़्यादा ट्रंकेशन एरर की और राउंड ऑफ एरर की। जो इनहेरेंट एरर है ये इस न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट नहीं है एज सच। The truncation error is truly the mathematical error. However, it is common to formally study or analyze the round of error and truncation error for the numerical methods. The study of any inherent or gross error is not a concern of numerical analysis. The round of error performed, for instance, of approximating a number is regarded as the local round of error. However, for all the numerical computations of a method or algorithm, the approximation of numbers are performed a very large number of times. The numerical scientists are often interested in the collective effect of all the instances of making approximation of numbers, that is referred to as the global round of error. A similar description of local and global error might be made for the truncation error. Means है किसी खास एक मौके के लिए जब हम जो एरर प्रोड्यूस हुई है नंबर को रिप्रेजेंट करते वक्त वो लोकल एरर है, लेकिन जब ओवरऑल कंप्यूटेशन परफॉर्म की जा रही हैं तो उसमें ये लोकल राउंड ऑफ एरर बार बार परफॉर्म होगी, तो ओवरऑल एक कलेक्टिव इफेक्ट के लिए हम जिक्र कर सकते हैं ग्लोबल राउंड ऑफ एरर का। What is the scientific and normalized scientific notations of representing real numbers? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। उनको हम साइंटिफिक नोटेशन या नॉर्मलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, इसे 1.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिमिलरली दो नंबर्स हैं, इनको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट रखा गया है। नॉर्मलाइज्ड में वो जो एक डिजिट है हम वो भी नहीं रखेंगे, बल्कि डेसिमल से पहले 0 कर देंगे, जो उसकी डेसिमल की पोजीशन है वो हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ 10 की पावर में। तो यही तीन नंबर्स अब हमने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखे हैं। What are the significant figures or significant digits of an approximate number? कि आपके पास एक approximate वैल्यू आई है, यानी किसी एग्जैक्ट वैल्यू की जगह कोई दूसरी approximate वैल्यू आई है, तो उसके कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। Significant figures of a real number that approximates a true value are the digits that are used to express the number meaningfully. The significant digits begin with the leftmost non-zero digit and end with the rightmost correct digit. The rightmost zeros, which are exact, are also significant. Means all the non-zero digits 1 to 9 are considered significant. Zeros appearing anywhere between two non-zero digits are significant. For example, in 3005.00102, अब इसमें जो 3 और 5 के दरमियान और ये 5 और 1 के दरमियान और ये 1 और 2 के दरमियान 0 आ रहे हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। There are 9 significant digits. कौन से हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट है जो कि इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं। लीडिंग जीरोस यानी लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल द नंबर दिस 0.000081 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। वो कौन से हैं इसमें? 8 और 1। द लीडिंग जीरोस आर यूज टू फिक्स द डेसिमल प्लेस। ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यानी जो आखिर में अगर आए तो ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर एग्जैक्ट विद रिगार्ड टू सम ट्रू वैल्यू। Significant figures of a number can easily be identified by using its normalized scientific notation. The digits in the fractional part or mantissa are regarded as significant figure. For example, the number 42.134, 6.0013 and 0.001578 all have 5 significant figures. इन तीनों नंबर्स में क्या है? इन तीनों एग्जाम्पल्स में 5 significant figures हैं इन रूल्स के मुताबिक जो ऊपर बताए गए हैं, which can be obtained by converting these numbers into their normalized
साइंटिफिक नोटेशन एज, अगर हम इन नंबर्स को इनके नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ से ये जो फॉर्म आ रही है इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं. An approximation x star to a number x is called accurate to t significant figures if there are exactly t digits in the mantissa of x star that agrees with the first t digits of the mantissa of x, where x has the same exponent as x star. That is, if the number is represented in the following form, अगर हम उस नंबर को इस नॉर्मलाइज फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर दें तो उसमें डिजिट्स कौन से हैं, d1 d2 d3 dt dt plus 1 multiplied by 10 raised power e, then the number x star is accurate to t significant figures to the number x if it can be written in the following form. यानी x एक नंबर है जो असल में इस फॉर्म में है और उसकी अप्रोक्सीमेशन ली गई है x स्टार और वो इस शेप की आ चुकी है. अब नोट करें कि जो 10 की पावर्स हैं उनमें एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, सेम क्वांटिटी आ रही है, और डेसिमल पार्ट है मेंटिसा है उसमें कुछ डिजिट्स सेम आ रही हैं और एक हद के बाद इसमें dt+1 आ चुका है, इसमें d'(t+1) आ चुका है. मींस वो कोई दूसरा नंबर है, कोई दूसरा सिंबल हमने उसके लिए यूज़ कर लिया है. लेकिन इसमें जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में वो d1 से dt तक ये दोनों में सेम डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि x star is accurate to t number of significant digits. ये accurate नंबर से इतनों में मैच करता है तो हम कहेंगे कि इसके इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इस केस में t हैं 1 से लेकर t तक, तो t सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर. Explain the difference between precision and accuracy. Accuracy of an approximate value is a measure of how much the approximate value agrees with the true value. If an approximate value is accurate to n decimal places, then this means that n digits to the right of the decimal point are trustworthy. If an approximate value is accurate to n significant digits, then this means that a total of n significant digits are trustworthy. Definitely the digits beginning with the leftmost non-zero digits. यानी हम किसी नंबर की एक्यूरेसी कितने डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट है ऐसे बता सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक ये एक्यूरेट है नंबर. Precision on the other hand has nothing to do with how much the approximate value agrees with the true value. It has nothing to do with the accuracy. Precision is only concerned about the size of the number. A value of 7.81235 is more precise than the value of 7.812. ये ज़्यादा प्रीसाइज वैल्यू है, यानी डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस यूज़ हो रही हैं आसान लफ्ज़ों में. नंबर सिस्टम्स एंड रिप्रेजेंटेशंस. व्हाट आर द कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स. हम जानते हैं कि अगर हम बेस बीटा लें तो फ्रीक्वेंटली यूज जो सिस्टम होते हैं वो हैं डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. इसके अलावा भी बनाए जा सकते हैं. किसी भी नंबर सिस्टम का नंबर हो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स कोई नंबर है जिसकी बेस बीटा है तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. आगे हम इसकी एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 6546 इन बेस 10. तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 2 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 रेज़ पावर 0 यानी 1. तो इस तरह से ये इसमें यूनिट्स 6 हैं, टेंस 4 हैं, हंड्रेड्स 5 हैं, थाउजेंड्स 6 हैं. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है किसी नंबर का. और कंबाइन अगर देखें जिसमें डेसिमल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बेस 10 की बात हो रही है. तो इन जनरल वही जो बात ऊपर कही गई थी. सिमिलरली फॉर द अदर बेसिस. ये एग्जांपल नोट कर लीजिए. ये फ्रैक्शनल नंबर है बाइनरी सिस्टम में. सिमिलरली फॉर द अदर सिस्टम्स. Any number system can be converted to another number system. It is possible that a number in one system has a finite expression, but its conversion to the another system has an infinite expression.
व्हाट आर द फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह के फॉर्मेट्स यूज होते हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट फॉर्मेट और एक को हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट में यह है कि द नंबर्स आर गिवन विद अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये 3 नंबर आपके सामने आ चुके हैं, ये फिक्स पॉइंट फॉर्म में हैं और इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस यूज हो रही हैं। Fixed point representation is almost impractical due to its very limited usage, range of possible representation within the given number of places to store the digits of the number. इसके मुकाबले में floating point representation है that offers a much larger set of numbers that can be stored within the given number of places. यानी मेमोरी सेल जितना भी मखसूस साइज का दिया जाएगा, अगर उसमें नंबर सेव करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट स्टाइल में तो बहुत ज़्यादा नंबर्स सेव हो सकते हैं, जबकि अगर उतनी ही स्पेस को हम फिक्स पॉइंट फॉर्मेट के ज़रिए से नंबर सेव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम नंबर सेव किए जाएंगे। इन द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द नंबर्स आर कंसीडर्ड इन द साइंटिफिक नोटेशन। फॉर इंस्टेंस एनी नॉन ज़ीरो रियल डेसिमल नंबर x इन नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसमें DI क्या है, ये डिजिट्स हैं 0 से 9 तक हैं, इसमें D1 जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे D1 को। एंड E एज इंटीजर दैट माइट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कॉल्ड द एक्सपोनेंट और कैरेक्टरिस्टिक। द नंबर मे बी डिनोटेड बाय M इज कॉल्ड द फाइनाइट नॉर्मलाइज मैंटिसा। हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा का नाम दे सकते हैं। फॉर नंबर्स इन द डेसिमल सिस्टम विद बेस 10, उसमें m की वैल्यू 1/10 से लेकर 1 तक वेरी करेगी। 1/10 हो सकती है लेकिन 1 से छोटी होगी। दैट इज m बिलोंग टू दिस इंटरवल। द कंडीशन D1 नॉट इक्वल टू 0 ensures that the floating point representation of a number is unique. In fact, if D1 could make the value 0, all of the following would be valid floating point representation of 64.4647. लेकिन जब हम D1 की शर्त लगा देंगे कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो एक ही ये वाली यूनिक रिप्रेजेंटेशन सामने आएगी। तो इस तरह से कोई भी नंबर है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये उसकी साइंटिफिक नोटेशन है और इसी को ही हम आगे चल के फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे। बीटा इसमें बेस वाला सिस्टम है, E उसकी इंटीजर एक्सपोनेंट पावर है, M उसमें मैंटिसा है। M की जो वैल्यू है वो रेंज करेगी 1/बीटा से लेकर 1 तक। 1/बीटा हो सकती है लेकिन 1 से कम रहेगी। इसी तरह से बाइनरी सिस्टम में ये पैटर्न ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल है, राइट द नंबर्स, ये 2 नंबर्स हैं इन नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। आल्सो इन ईच केस राइट डाउन द मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। इसकी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म ये बनेगी x दिस इक्वल टू दिस FL, यानी उसकी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। डेसिमल से पहले हम 0 रखेंगे और डेसिमल के फ़ौरन बाद पहला जो डिजिट होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो नॉन ज़ीरो होगा और बाकी डेसिमल की मूवमेंट है 10 की पावर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली दिस इज फॉर्मेट फॉर द अदर नंबर। इसमें क्या एक्सपोनेंट है और क्या मैंटिसा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एक नंबर लेकर जो इस फॉर्म का होना चाहिए B1, B2, B3 उस बाइनरी डिजिट्स होंगे, तो बताएं कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।